अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? सबके ठीक ठाक हैं? जी वालेकुम सलाम सर। शुक्र है अल्लाह पाक का। आप सुनाइए, रमज़ान कैसा जा रहा है? रोज़ा कैसा अल्लाह चल का रहा करम। फैसल यार, वो असल में मैंने किसी वजह से ही नहीं शेयर किए थे नोट्स। कुछ चीजें सीधी कर रहा था, कुछ उल्टी कर रहा था, तो वो थोड़ा सा टाइम रिक्वायर होता है यार। और आजकल तुम्हें पता है, वैसे ही रमजान है, ऊपर से वो टाइम और बाकी सारी चीजें स्केड्यूल। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज आपको ना ये ग्रिड नंबर जो 4 है, जो ग्रिड नंबर आपकी, एक मिनट, मेरे पास कौन कौन से आपकी होगी। एक ग्रिड नंबर 4 के भी नोट्स मिल जाएंगे। उसके बाद ग्रिड नंबर 7 भी कंप्लीट मिल जाएगी। और ग्रिड नंबर आपके पास रह जाएगी पीछे 1। और इंशाल्लाह आपको 1 भी मिल जाएगी, मैंने वो कर ली है तैयार। बस उसमें कुछ ना चीजें आगे पीछे वो करनी है, तो वो इंशाल्लाह आप पे पास पहुंच जाएंगी। बिल्कुल घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, एक्चुअल वाला नहीं घबराना। ठीक है ना? तो इंशाल्लाह मिल जाएगी आज। बाकी देर के लिए थोड़ी सी माजरत। चलें जी, स्टार्ट करते हैं लास्ट क्लास में जहां तक हमने किया था उससे आगे। लास्ट क्लास में हम बिजनेस वैल्यूज को देख रहे थे, और हमने कुछ चीजें और कुछ बातें की थी इसके ऊपर, बड़ा की कंसर्न। तो आज जरा उसको आगे फर्दर लेके चलते हैं। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जनाब कर लिया था यहाँ तक कि कंपनी को किस तरह से सक्सेस मिलती है। आज हम यहाँ से आगे चलते हैं कि ये होता क्या है, सारे कंसर्न्स हमारे क्या होते हैं। अच्छा, अब बात यहाँ पे एक क्वेश्चन ये होता है कि हम ठीक है वैल्यूज पढ़ते हैं, एथिक्स की आ, बात करते हैं। बात ये होता है कि अब यहाँ पे हमने वैल्यूज की बात की, ये बड़े स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशंस होते हैं जो कि बिजनेस ने फॉलो करने होता है। देखें, आज की डेट के अंदर ये जो कस्टमर्स होते हैं, आपके एम्प्लॉयज होते हैं, या हम जनरली ओवरऑल बात करें, जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, ये सारे के सारे बिजनेस वैल्यूज के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। तो इसका मतलब है, ये बिजनेस वैल्यूज की बात करें, बिजनेस वर्च्यूज की बात करें, तो इसका मतलब ये है आज की डेट में जो कंपनी इनको डील नहीं करती है, बड़े डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं। बिजनेस का इमेज तो गिरेगा ही, बट साथ साथ हम इसको क्योंकि देखते हैं इकोनॉमिक टर्म्स में, तो ये तो पक्की बात है कि इसका इम्पैक्ट फिर किस चीज के ऊपर होगा? बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर होगा। बट अगर आप ये वैल्यूज और इन सारी बातों को बहुत ज्यादा डीपली बात करें, तो यहाँ पे एक चीज जो कि मार्केट प्लेस के अंदर सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग समझी जाती है, वो ये समझी जाती है
कि बेसिकली आपकी जो गुडविल है, रेपुटेशन है, ये आपको कितना मार्केट शेयर लेके देती है। देखें, एक तरफ आप अपनी मार्केट बेस को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। जब मार्केट बेस को आप एक्सटेंड करना चाह रहे हैं और आपकी गुडविल ना हो, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स आपसे खुश ना हो, तो अल्टीमेटली याद रखिए आप कभी भी कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं ले सकते। वो एक जमाने में अक्सर आपको ये बात बोलता होता हूँ बिजनेस में कि वो एक पीछे कहीं पे टाइम होता था जहां पे बेसिकली ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता था कि कंपटीशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एग्जिस्ट करता था। अब नहीं करता। अब ये बातें शायद आप उन चीजों को कंसीडर भी नहीं करते, बट कस्टमर उन चीजों के बारे में फोकस्ड है। अब देखें, आज की डेट में एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट होती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी मैनर में सेम नहीं है। ना कंपनी का साइज मैच करता है, ना कंपनी के प्रीमिसेस मैच करते हैं, ना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मैच करता है, ना नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मैच करते हैं, सेम इंडस्ट्रीज भी नहीं होती। तो ये तो डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। बट एक चीज कॉमन सेंस जो कि सिंपल इसमें बात ये कि ये जो बिजनेस वैल्यूज होती है ना, ये सारी बिजनेस के लिए सेम होती हैं, क्योंकि हर बिजनेस के लिए एथिकल कंसर्न होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक की पर्सपेक्टिव ये है कि अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि अपनी रेपुटेशन, गुडविल का बहुत ज्यादा ख्याल करती हैं, बिजनेस वर्चूज की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इनके की कंसर्न क्या है, इनके अंदर ऐसे क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कि उसके अंदर एग्जिस्ट करने चाहिए। तो नंबर वन, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये जितनी भी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशंस वैल्यूज, एथिक्स, इन सारी चीजों की बात करती हैं, एथिकल कंसर्न समझी जाती हैं, वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन समझी जाती हैं, कहते हैं ये डिफरेंट होंगी एक दूसरे से, शेप में भी, साइज में भी, मार्केट में भी, अपने की कैरेक्टरिस्टिक की बेसिस पे। अब यहां पे कहता है सबसे पहला मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, कंसर्न फॉर एम्प्लॉयज वेलबींग। अच्छा, लास्ट ड्यूरिंग 7 to 8 years के अंदर सबसे ज्यादा काम इस चीज के ऊपर हुआ है एचआर में। कंपनीज एम्प्लॉयज कंसर्न हुई। पहले शायद आज से पहले इतनी ज्यादा एम्प्लॉयज कंसर्न नहीं थी, बट यस वक्त के साथ साथ क्योंकि ये नीड बन गई, इसके बगैर कंपनीज का सर्वाइवल बड़ा डिफिकल्ट हो गया। दो चीजें नहीं होती थी। नंबर वन, ये जो एम्प्लॉयज के अंदर एक, हम कहते हैं कि एक लैक ऑफ एबिलिटी होती थी ना, कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग फील नहीं करते थे। अच्छा, इसको ओवरकम करने के लिए ना बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एम्प्लॉयज की तरफ कमिटमेंट जो है उसको शो किया। फिर क्योंकि कंपनीज ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं कम्युनिटीज के अंदर, तो इनका की कंसर्न ये होता है
बेसिकली क्योंकि हम वेल्थ जनरेट कर रहे हैं इसी कम्युनिटी से, ये तो इसका मतलब है एक तो यहाँ पे भी है हमारा रोल होना चाहिए टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। हम बात करें, हम जो डिजायर्स हैं वो इसी कम्युनिटी के अंदर फुलफिल करते हैं, हमारा बड़ा मेन रोल है कम्युनिटीज की तरफ। यहां से वो कॉन्सेप्ट आया जिसको हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसर्न बोलते हैं। उसके बाद कौन ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं? बेसिकली वैल्यू बेस्ड या एथिकल कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन के पीछे किसी एक बंदे, किसी एक मैनेजरियल पोजीशन का रोल नहीं होता। हर बंदा इंडिविजुअली, एज ए ग्रुप, एज ए टीम, एज ए डिपार्टमेंट, एज ए ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एथिकल कंसर्न बनाने में, ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज फुलफिल करने में वो होता। तो यहां पे बेसिकली एक बड़ा क्रिटिकल पर्सपेक्टिव जो एक्सिस्ट करता है वो ये है कि देखें, हम ना एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के अंदर एक थ्योरी पढ़ाते होते हैं, एक मॉडल है, उसमें ना वो एक बात करता है, वो कहता है बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन का जो फर्स्ट लीडर होता है ना, यानी कि जो उसका फाउंडर होगा, वो जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर सेट कर देता है, लेटर ऑन जितने भी लोग उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, कि वो क्या करते हैं, उस कल्चर को एडॉप्ट करते हैं। मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा, मुझे असल में वो इशारे कर रहे हैं, मैंने 2 सिग्नेचर करने थे मीटिंग के मिनट्स पे, मैं सिर्फ 2 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं आ रहा हूँ आपसे।
सॉरी जी डिस्टर्ब होने के लिए। चलें, अच्छा, तो यहाँ पे अब बात ये है कि सबसे पहली बात ये है कि अगर आप एथिकल कंसर्न हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, और आप ऐसी रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहते हैं कि जहाँ पे बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज हैं, एथिकल वैल्यूज हैं, उनको ना सिर्फ इम्प्लीमेंट किया जाता हो बल्कि फॉलो किया जाता हो। तो ये पहली बात मैंने आपको जो की कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो फर्स्ट लीडर होता है वो जो कल्चर सेट कर देगा, लेटर ऑन आने वाले जितने भी लोग उसको ज्वाइन करेंगे वो सारे के सारे उसको फॉलो कर रहे होंगे। तो यहाँ पे की कंसर्न यही है कि इस चीज की रिफ्लेक्शन कहां से आ रही होगी। दो चीजें हमने पीछे पढ़ी थी, एक मिशन स्टेटमेंट और एक विजन स्टेटमेंट। ये जो कंपनी की विजन स्टेटमेंट है ना, ये आपको इस चीज की रिफ्लेक्शन दे रही होती है कि आप क्या चीज इन फ्यूचर अचीव करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या आपके जो कमिटमेंट का लेवल होता है उसका बड़ा मेन रोल होता है। तो अगर आपकी कमिटमेंट का लेवल हाई है और आप चाहते हैं और आप रिस्पॉन्सिबल हैं, तो अल्टीमेटली फिर आप ये चीज फुलफिल कर देते हैं, अदरवाइज नहीं होती। बट इसमें सबसे ज्यादा मेन रोल होता है कंपनी की लीडरशिप का। अगर लीडरशिप इस चीज को खुद इनकारपोरेट नहीं कर सकती तो वो आगे नहीं चल सकती, सिंपल। और कोई इंडिविजुअल या नीचे लोअर लेवल के ऊपर इंप्लॉय इसको नहीं इनकॉर्पोरेट कर सकता। ये विद द कंसेंसस ऑफ लीडर, और लीडर जब तक इस चीज को खुद इंप्लीमेंट और फॉलो करके नहीं दिखाएगा तो निचला जो लेवल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लॉइज का वो कभी भी इस चीज को सीरियसली लेगा और फॉलो भी नहीं करेगा। अच्छा, फिर बेसिकली होता क्या है बिजनेस में, आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसे कह लें कि कुछ नेविगेटर्स या कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं बेसिकली आपको, जो कि इंडिकेशन प्रोवाइड कर देते हैं कि आपने क्या डिसीजन लेना है, कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। फिर बेसिकली आप ये जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को इनकॉर्पोरेट करके, इंटीग्रिटी को कॉर्पोरेट करके, बेसिकली आप अपनी बेस्ट क्वालिटीज को यूटिलाइज करके किस तरह से एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, बिजनेस कोऑपरेशन इंक्रीज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को इस्टेब्लिश किया जा सकता है, उस ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को फॉलो किया जा सकता है। अच्छा, फिर एक और पर्सपेक्टिव देखें, हम हर चीज लेते हैं मॉनेटरी टर्म्स में। हम बेसिकली यहां पे जब बात करते हैं ना, वो बात होती है फाइनेंशियल कैपिटल की। हम कभी इंटेलेक्चुअल कैपिटल के ऊपर इतना एम्फेसिस नहीं करते। अब होता क्या है बेसिकली, फाइनेंशियल कैपिटल के चक्कर में जो आपका इंटेलेक्चुअल कैपिटल होता है ना, बेसिकली वो फिर क्या रह जाएगा, अंडर डोमिनेट हो जाता। हता कि देखें, कैपिटल तो सोर्स है ना, इन्वेस्टमेंट आपको जो प्रोवाइड कर रहे हैं आप, या ये उसके बाद फिर कई मोटिवेशनल फोर्सेस होती हैं जो कि आपको इनकरेज करती हैं। अच्छा, यहाँ पे मोटिवेशनल फोर्सेस मोटिवेशनल फोर्सेस आपको ये नहीं कहती कि आप एथिकल कंसर्न के अगेंस्ट जाके कोई चीज कोई प्रैक्टिस करें। अब यहाँ पे वो कहता है बेसिकली आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए
कि ना ही आप अनएथिकल प्रैक्टिसेस को इनकरेज कर सकते हैं, ना उसका पार्ट बन सकते हैं अल्टीमेटली। बट ये चीज पक्की बात है कि अगर आप ये चीजें करेंगे, आप किसी नेगेटिव प्रैक्टिस का अगर पार्ट बनेंगे ना, तो मार्केट में गुडविल गई, और इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर पड़ेगा, कस्टमर लूज होगा। फिर बाज का आपको अपनी कंपनी की पॉलिसीज, एथिकल कंसर्न्स, इन पे बार बार बात करनी पड़ती, मीडिया में एड्स चला के। पर एक बात याद रखें, जब बैड रेपुटेशन मार्केट के अंदर गई ना, तो फिर जितनी मर्जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लें, बाकी सारा कुछ कर लें, वो नहीं हो सकता। अब यहाँ पे कहता है ये जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं या कॉर्पोरेट एक्शंस हैं, कौन से होते हैं? नंबर 1, एक जमाने में ना, इसमें एक ये सारी एग्जांपल्स रियलिस्टिक हैं इसके अंदर जो दी हैं। ये डेसिपेटिव मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है बेसिकली, जो कि क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट्स के अंदर सिटी बैंक ने यूज किया था, ओवर एग्जैजरेट करके बताया था चीजों को। प्रोडक्ट कुछ और बताई, बाद में उसके फीचर्स कुछ और निकले, बाद में बिलिंग और बाकी सारी चीजें वो किसी और बेसिस के ऊपर हुई थी। फिर ये जो है फेलियर टू रिपोर्ट सेफ्टी डिफेक्ट्स, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से ये फेलियर हुआ। अच्छा, ये कई तरह के थे सेफ्टी इश्यूज ना, इनकी प्रोडक्ट को यूज करते हुए कई लोगों ने कहा जी करंट लग जाती है, या सेफ्टी का पर्टिकुलर कंसर्न नहीं रखा जाता। फिर ये कुछ ऐसे इनके मोबाइल्स वगैरह थे, उसमें भी वो हीटिंग का इशू आता था, या इस किस्म के ना चीजें थी। तो उन्होंने कभी भी, यानी कि ये उसके अगेंस्ट पब्लिक को, अपने स्टेक होल्डर्स को जवाब देना, या ये कभी मुनासिब नहीं समझा, ना कभी दिया। इलीगल लॉबिंग, ये लॉकहेड मार्टिन में बेसिकली हुआ, गवर्नमेंट के साथ भी, बाकी ये जो बोर्ड के ऊपर डायरेक्टर्स लाते थे उसमें भी ये लॉबी यूज करते थे, और बेसिकली बैड पॉलिटिक्स के अंदर साथ ना इन्वॉल्व थे। फिर एक कंपनी थी गुड ईयर, फॉरेन ब्राइबरी में ये कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लेती थी दूसरे कंट्रीज के अंदर, या ये उसमें इन्वॉल्व थी। फिर ये एक बीपी के नाम से एक बड़ी मशहूर कंपनी, इसका भी कंसर्न था, एनवायरमेंटल पोल्यूशन के अंदर इन्वॉल्व थी। यहां पे कहता है कि बिजनेस एथिक्स क्या है, वो सिचुएशन बेसिकली जहां पे आपको ये डिसीजन लेना पड़े कि जी व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अच्छा, ये सिर्फ स्टेटमेंट हम ना बिजनेस पर्सपेक्टिव में नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि ये तो हर जगह का मेन आज की डेट में इशू है, और हर जगह पे ये प्रैक्टिस आपको इन्वॉल्व करनी पड़ती है। ये सिर्फ कमर्शियल नहीं, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी ये की कंसर्न है। फिर जितने प्रेशर ग्रुप्स हैं, बेशक हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें या नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें,
चैरिटीज की बात करें, गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, जो कुछ मर्जी जिस मर्जी डोमेन में आप चले जाएंगे ये की कंसर्न। और ये चीज तो ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक मेन स्टेक होल्डर तो नहीं है, इतने सारे स्टेक होल्डर्स हैं, सब में उन्होंने चीज करनी होती है। अरूसा मैं आंसर देता हूं बाद में। अच्छा मैं कर देता हूँ जो। ठीक है अरूसा। अच्छा, इसके बाद एक और कंसर्न जो कि हम यहाँ पे बात करने लगे हैं हम, कि जब हम एथिकल कंसर्न होते हैं, बिजनेस एथिक्स को एनालाइज करता है, इसमें क्या चीज होती है। नंबर वन, सबसे पहले देखें, जब भी कोई इशू रेज होता है ना, कोई प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, उस चीज से रेलेवेंट एविडेंस इकट्ठा करते हैं ना। फिर उसके बाद हम दूसरी चीज क्या करते हैं, दूसरी चीज इसके अंदर हमारा की कंसर्न क्या होता है, वो की कंसर्न ये होता है कि जो एविडेंस हमें मिला है वो ऑन द थ्योरेटिकल ग्राउंड्स हम उसको क्या कर रहे होते हैं, उस चीज को सिस्टमेटिकली एनालाइज करते हैं। क्यों करते हैं, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। याद रखें, हमेशा जब आपके पास एक ऑप्शन एग्जिस्ट करती है तो उससे अल्टरनेटिव्स लाजमी एग्जिस्ट करते हैं, उसके अल्टरनेटिव लाजमी एग्जिस्ट करेंगे। तो यहां पे हमने क्या देखना होता है, वही अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस देखने होते हैं। फिर एक जो चीज है यहाँ पे, अब आप ये सारी चीजें क्यों कर रहे होते हैं, बेसिकली क्योंकि अल्टीमेटली आपने किसी डिसीजन पे पहुंचना होता है ना, वो डिसीजन क्या है। तो यहाँ पे वो बेसिकली यही कह रहा है कि आप वो रेलेवेंट डिसीजन उसकी बेसिस पे कैसे करें। अब यहां पे कहता है बिजनेस में एथिक्स, आप इस एथिक्स को कैसे अप्लाई करते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। नंबर वन, एग्जेक्टिव कंपनसेशन। यस, अब इतना ज्यादा ना आप कंपनसेट कर दें, नवाज दें कि ऑर्गेनाइजेशन का पेरोल बर्दाश्त ही ना कर सके उस बोझ। फिर कहता है स्वेट शॉप वर्किंग कंडीशंस, पुअर वर्किंग कंडीशंस हो, टैक्स अवॉइडेंस करें, शेयर होल्डर एथिक्स की बात करें।
एथिक्स और लॉ की आपस में बात करें, बाज का इन दोनों के अंदर कंफ्लिक्ट रेज होता है हर हाल में, क्योंकि यहां पे पक्की बात है, कहता है कि एथिक्स में कहा यह जाता है एथिकल कंसर्न में कि जहां पे बेसिकली आपकी लॉ की लिमिट्स एंड होती हैं, वहां से एथिक्स स्टार्ट होता। मतलब अगर एक चीज, जिस तरह कोई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया या ये, अब वो क्या है, सिंपल, अब उसने दे दिया, अब या नहीं दे सका डिसीजन, अल्टीमेटली क्या था, वो वहां पे वो जो लॉ थी, आपको प्रैक्टिस पता थी, ये होनी चाहिए थी, वहां पे बात खत्म। बट आगे उसका भी कोई आउटकम नहीं निकल रहा, क्या तो उस केस के अंदर फिर जारी बात है एथिक्स ही इन्वॉल्व होती। फिर एक और सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम जो इशू है एथिक्स और लॉ के दरमियान, वो ये है कि हर एथिकल इशू लॉ कवर नहीं करता। आगे कहता है, फिर यूं ही कहता है, ये भी जरूरी नहीं है कि हर लीगल इशू एथिकल भी हो। अब क्यों, बेसिकली देखे ना, अब एक चीज आपको पता है कि ये इंप्लीमेंट हुई हुई है, आप फॉलो भी कर रहे हैं बट गलत फॉलो कर रहे हैं, क्या करेंगे? इसी तरह जैसे हर आंसर राइट नहीं होता, हर सिचुएशन कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं होती, हर बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता। तो यहां पे आपको ये बात जानना जरूरी है कि ये जो बिजनेस एथिक्स है ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होती है। तो अब यहां पे अगर हम देखें क्यों इंपॉर्टेंट है, तो नंबर वन, ये जो पावर की आप बात करते हैं या इन्फ्लुएंशियल होने की बात करते हैं, तो किसी भी सोसाइटी में इतनी ये चीज पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी जितनी अब एग्जिस्ट करती है। डिफरेंट टाइप्स के रिसर्चेस ने ना डिफरेंट आउटकम्स दिए, उसमें से कहता है मोस्टली रिसर्च की फाइंडिंग्स ये हैं कि ये जितनी बड़ी कंपनीज होती हैं, लार्ज इन स्केल होती हैं, कहते हैं इनका डिसीजन के ऊपर बहुत ज्यादा मेजर इम्पैक्ट होता है। अच्छा, बाज मार्केट स्ट्रक्चर ही ऐसे होते हैं, जिस तरह हम ओलिगोपली की बात करें तो ओलिगोपली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें फ्यू नंबर ऑफ कंपनीज हो या फ्यू कंपनीज डोमिनेटिंग हो। अब जिस तरह पाकिस्तान में बिग फोर का कॉन्सेप्ट है,
अब कई दफा ये जो लॉज बनाए जाते हैं उस इंडस्ट्री से रेलेवेंट या प्रैक्टिस सेट की जानी होती हैं बाकी साथ, उसमें ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो जाती हैं, इनका डिसीजन मेकिंग के ऊपर बड़ा ज्यादा कंट्रोल होता है, क्योंकि बड़ी कंपनी होंगी या ये होंगी तो उस केस के अंदर ना इन सिचुएशंस को एड्रेस करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर छोटी कंपनी की बात ही नहीं सुनेंगे। फिर क्योंकि देखें हर बिजनेस का एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट ग्रुप होता है जिसको वो प्रोटेक्ट भी करते हैं और अपनी बिजनेस आइडियोलॉजी को वो प्रोटेक्ट करते हैं। अब देखें हर टाइम के ऊपर कोई ना कोई बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग के अंदर लाजमी इन्वॉल्व होती है और वो उन्हीं से अपने वो जो इंटरेस्ट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करवा रहे थे, क्योंकि कंपनीज का बड़ा मेन रोल होता है सोसाइटी में। ना सिवाय इसमें कि उनका सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन होता है प्रोडक्ट्स बनाने में, सर्विसेज में, बल्कि साथ ही साथ वो लोग एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं। बट फिर भी देखें इतना कुछ करने के बाद फिर भी कई एथिकल इश्यूज हैं जो कि यहाँ पे रेज होते हैं और इनको डील करने पड़ते हैं। एक सेकंड लगेगा उस एथिकल कंसर्न की वजह से इनके सारे गुडविल और इमेज की धज्जियां उड़ी। फिर बास बिजनेसेस देखे ना कुछ ऐसी माल प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व होती हैं जिसकी किसी किस्म की कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। वो इंडिविजुअल के लिए भी हार्मफुल है, वो एज ए ग्रुप भी हार्मफुल है, वो एज ए ऑर्गेनाइजेशन भी हार्मफुल है। एथिक्स की कोशिश होती है वो ह्यूमन कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करे, बट ये जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना कुछ माल प्रैक्टिसेस के, ये बड़े बैड होते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ ना मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, चैलेंजिंग हो जाती हैं। क्यों? रिजिडिटी बढ़ जाती है उनके अंदर, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ये सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। बट आज की डेट में हर कंपनी बेसिकली उसके कस्टमर की बाकी स्टेक होल्डर डिमांड क्या होती है, यार कंपनी एथिकल कंसर्न है। अब समझ नहीं आ रही ना कि एक कंपनी टैक्स भी दे रही है, सारा कुछ हो रहा है, बट उनको पानी का कनेक्शन नहीं मिल रहा। उस केस में वो क्या करेगी? फ्रस्ट्रेशन तो शो करनी है ना, किसी फिर ऐसी प्रैक्टिस के अंदर इन्वॉल्व होंगे, कुछ स्ट्राइक करेंगे या ये करेंगे, फिर वो बाद में आप रोए, उससे बेहतर है पहले रो लें। फिर कहता है कई जो बिजनेसमैन होते हैं या बिजनेस चलाने वाले, कंट्रोल करने वाले लोग होते हैं, उन्होंने कहीं पे ना फॉर्मल बिजनेस एथिक्स एजुकेशन या ट्रेनिंग की होती है। जी मैंने जैसे आपको पहले बताया था परसों कि बड़ा की कंसर्न बन गया, हर क्वालिफिकेशन के अंदर एथिक्स का या सब्जेक्ट रख दिया या किसी सब्जेक्ट के अंदर एथिक्स का मॉड्यूल लाजमी डाल दिया, ताकि लोगों को ये चीज तो पता लगे ना कम से कम कि यार वो जो प्रैक्टिस करते हैं वो ठीक है भी है या नहीं। आप जो डिसीजन लेते हैं वो राइट है, रॉन्ग है, क्या है? आप सिचुएशन को कैसे एनालाइज करते हैं, उस सिचुएशन का कैसे सोल्यूशन निकालते हैं। बट ये भी सच है कि एथिकल वायलेशन आजकल हर जगह पे हो रही है, हर बिजनेस करता है।
ये जो कंपटीशन की आजकल हम बात करते हैं, वो तो हम एक्चुअल बात कर रहे थे ना। अच्छा अच्छा, कंपटीशन ये है जो कि ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करे, प्राइस की बेसिस पुरानी होगी। बट यहाँ पे ये भी सच है कि अनफेयर मीन्स, नेगेटिव प्रैक्टिसेस, ये बिजनेसेस ही अडॉप्ट करती हैं ना कॉन्ट्रैक्ट्स को विन करने के लिए, ब्राइब्स देंगी। बिजनेसेस ही होती हैं जो मार्केट के अंदर शॉर्ट सेलिंग करते हैं, स्पेकुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं। फिर कहता है, देखें, पहली बात, हर कंपनी को उसकी एबिलिटी का पता होता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे यही कहता है बेसिकली, अगर आप अपने आप को असेस कर लें कि अच्छा आप ये बेनिफिट्स ले सकते हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको दूर करना है, तो ये एथिकल इश्यूज नहीं आते। और फिर एथिकल इश्यूज जब आपको ये बातें सारी क्लियर होना, क्लियरली मैनेज भी हो जाती हैं, कंट्रोल भी हो जाती हैं। फिर कई ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जो कि विद इन सोसाइटी रेज होते हैं, और ये सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करते हैं। मॉडर्न सोसाइटी में बेसिकली कुछ और कंसर्न है। ये जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, यहाँ पे रिजिडिटी का लेवल, इनके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बहुत अलग होते हैं। तो यहाँ पे बात यही है कि इन सारे कंसर्न्स को हम अपनी ना पर्सनल जात के लिए या ये मोल्ड नहीं कर सकते, या इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर ये जो ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से ना, आजकल ये अब जितने कंसर्न है अल्टीमेटली सारों को हमने लिंक करना ग्लोबलाइजेशन से ही। कहता है ग्लोबलाइजेशन और बिजनेस एथिक्स का आपस में क्या कंसर्न है, यहाँ तक ही। ठीक है जी। नंबर वन, पहली बात तो ये है कि इसमें कुछ इश्यूज हैं। पहला, कल्चरल इशू। अच्छा, अब ग्लोबलाइजेशन का तो कॉन्सेप्ट ये है ना, अक्रॉस द ग्लोब, यानी कि आप कोई बाउंड्रीज, कोई लिमिटेशंस, कुछ भी नहीं। तो अब तो एक बंदा दूसरी इकोनॉमी में जाके वर्क एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, एक कंपनी दूसरी मार्केट के अंदर बाहर जाके वहां पे सर्व करती। CSR स्टेटमेंट्स पहले जिस तरह होती थी, अब उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया। एक मार्केट आप देखें ना, एक कंपनी अब यूनिलीवर जो है, वो सिर्फ पाकिस्तान में या यूरोप में या यहाँ तो नहीं है, वो पूरी दुनिया में है यूनिलीवर। उनका जियोग्राफिकल कंसर्न है ओवरऑल। हम तो कहे ना, एक लोकल मार्केट जहां पे हमारी प्रेजेंस है, वहां पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती। बट वो कैसे इस चीज को करें? उन्होंने तो हर चीज, जिस भी लेवल में जहां, अब वो कोई प्रॉब्लम अगर उनको फेस होता है पाकिस्तान में, तो जारी बात है वो पाकिस्तान के कल्चर के अकॉर्डिंगली देखेंगे कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अगर हम बात करें यहाँ पे कि मे बी, मे बी, मे बी, वो ये कहते हैं
कि अगर फॉर एग्जांपल, क्योंकि ज्योग्राफिकल बेसिस पे ये जो बिजनेस प्रैक्टिसेस भी होती है ना, ये भी डिफरेंट होती है, तो ये डिपेंड करता है इसके अकॉर्डिंगली कि जी व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। हम ये नहीं कह सकते कि ये यूनिवर्सल है पूरी दुनिया में, ये इसी तरह से प्रैक्टिस की जाती है, नो वे, हम नहीं कह सकते। फिर बेसिकली ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये जो रीजनल डिफरेंसेस थे ये बड़े क्लियर होके सामने आ गए। अच्छा, फिर कई ऐसी यूनिफॉर्म प्रैक्टिसेस हुई, ऐसी चीजें की गई ताकि हर जगह पे ये चीज कॉमन हो जाए। अब देखिए ना, फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रेड प्रैक्टिसेस की बात करें, तो पाकिस्तान में ट्रेड की बात करें तो WTO पाकिस्तान की नहीं है, पूरी दुनिया की है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यूनिफॉर्मिटी, स्टैंडर्डाइजेशन, ये सारी चीजें। आगे कहते हैं जी लीगल इश्यूज। वो क्या है? जब हम लीगल इश्यूज की बात करें, गवर्नमेंटल लॉज, गवर्नमेंटल कंसर्न्स, लॉज की बात करें, मतलब जब एक कंपनी का मैनेजर अपने कंट्री के अकॉर्डिंगली, अपने कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंगली डिसीजन लेके व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अब देखिए ना, कई चीजों में कुछ लॉज की इमरजेंस फॉरेन लॉज के साथ की गई है। जिस तरह आप अकाउंटेंसी की बात करते हैं, तो अकाउंटिंग में अब बेसिकली क्या है कि आपके लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, बट आप उनको यूनिफॉर्म करना चाहते हैं इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के साथ। इसी वजह से आप क्या करते हैं, इमर्ज कर देते हैं इनको विद इंटरनेशनल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के साथ, ताकि किसी किस्म का कोई डिफरेंस ना हो। तो कई सारे इश्यूज होते हैं आपस में इंटरलिंक, लाइक जिस तरह पोल्यूशन की, वेस्ट की बात करें, लेबर लॉस की बात करें, वर्कर्स के राइट्स की बात करें, चाइल्ड लेबर की बात करें, हर कंट्री का अलग अलग है। तो वहां पे वो इशू है। बास कंट्रीज में शायद लेबर, ये जो चाइल्ड लेबर है, ये शायद ना बुरी समझी जाती है। बास तो ऐसे डेवलप कंट्रीज हैं, वो तो इतने अगेंस्ट है चाइल्ड लेबर, वो कहते हैं जिस इकोनॉमी में चाइल्ड लेबर है, जिस कंट्री में है, उस कंट्री से ट्रेड भी बंद कर दो, ताकि वो जबरदस्ती फिर उस चीज को फॉलो करे। उसके बाद कहता है नेक्स्ट आपके पास है अकाउंटेबिलिटी इश्यूज। अच्छा, अब यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की बात जब हम करें ना, हु आंसर टू होम, कंट्रोल नहीं है, क्या कह सकते। अब देखिए ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो अकाउंटेबल किसको? शेयर होल्डर्स, मैनेजर्स डायरेक्टर्स को, एम्प्लॉयज मैनेजर्स को। तो रिसेंट इरा में ये जो कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी है बड़ी है। वो मैंने कल आपको बताया था ना कि वो एक बंदे ने, उस दिन हम केस वो आपको सुना रहा था, जो वो गैम्बलर ने मैनेजर पूरी कंपनी डिबोर्ड डाली। अब बात क्या थी वहां पे, कंसर्न एक मेन अकाउंटेबिलिटी भी था कि वो जवाब दे किसको था,
क्योंकि कोई रूल रेगुलेशन कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। कौन सा बंदा किस चीज के अंदर अकाउंटेबल है, ये आप कैसे डिफाइन करेंगे? एक बंदा जो कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, हम उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? अनएथिकल सोर्स से रॉ मटेरियल परचेज करता है, बाकी सारा कुछ है, कॉन्ट्रैक्ट्स को इक्वायर कॉन्ट्रैक्ट्स को इक्वायर करने के लिए ब्राइब्स देता है, तो उसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? नहीं कर सकते। सस्टेनेबिलिटी, अच्छा ये सस्टेनेबिलिटी का बेसिकली कॉन्सेप्ट ना मिसमैच करता है लोगों के माइंड के अंदर। अच्छा, सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है क्या? बेसिकली कि आज हम अपनी नीड्स को सैक्रिफाइस करें फॉर फ्यूचर जनरेशंस नीड्स, ताकि रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये उसने आगे फिर एग्जांपल्स डाली हुई, तो ये वो कह रहा है बेसिकली आज की नीड्स को फुलफिल करने के लिए आप फ्यूचर जनरेशंस की तबाह मत करें, उनकी नीड्स को मत निग्लेक्ट करें कि जी अच्छा दरिया सिंध अपना रुख मोड़ रहा है, तो एक बंदा कि यार हमने उस टाइम तक जिंदा रहना है जब तक पानी आना है। अगर हुआ होता तो इस मुल्क का ये हाल थोड़ी होता। हमें पता होता अच्छा यहाँ पे कभी बारिश नहीं होगी या ये नहीं होगा वो नहीं होगा। वो एक जगह लिखा हुआ आ रहा था ना, बड़े मजे की एक चीज थी। वो इस दफा इस तरह गर्मी अचानक स्टार्ट हुई ना, तो लिखा हुआ था, वो कैलेंडर किसी स्टूडेंट ने बना के लगाया हुआ, कहता है जनवरी फरवरी मई, मार्च और अप्रैल अंदर से खा गया, कहता है डायरेक्टली मई पे आया हुआ। तो ये सिचुएशन हुई है ना। उसके बाद CSR का बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है विद इन एथिक्स कि हाउ टू मैनेज एंड कंट्रोल द कंपनी। सारी बेसिस आपको यहां से पता चलेगी, क्या होना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशंस है, या क्या है एथिकल बिहेवियर, हम किसको कहते हैं कंपनी के कंसर्न में। डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, उसमें से एग्जेक्टिव कितने हो, नॉन एग्जेक्टिव कितने हो, इसको बॉदर करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके अलावा चॉइस नहीं है। CSR के अलावा आज की डेट में अब ये लीगल रिक्वायरमेंट बन गई बेसिकली, आपको स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टिंग के लिए भी ये जरूरी है। अगर कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड को ना फॉलो करती हो ना इम्प्लीमेंट करती हो, तो उसको पहली बात है लिस्ट ही नहीं की करेंगे स्टॉक एक्सचेंज में। अगर लिस्ट कर दिया तो बाद में डी लिस्ट करते हैं। पूछे जनाब यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? अरूसा का तो मैं आंसर करूंगा, बाकी इससे रेलेवेंट कोई आंसर है तो वो पूछे। हाँ अरूसा किधर गई हो? माइक अपना अनम्यूट करो, किधर गई? जी सर। हाँ अरूसा, कभी वैसे पीफा की वेबसाइट के ऊपर गई हो? बड़ी प्यारी सी वेबसाइट है। जी जी जी। तो वहां पे जाके ना स्टूडेंट्स रिसोर्सेज, और उसके अंदर आपने देखना है पास पेपर्स लिखे हुए होंगे। अच्छा। हाँ अरूसा, ठीक है। वो है। ठीक है सर। बाकी वैसे मैंने ग्रुप में शेयर तो किए थे अरूसा, 2 ही पेपर अवेलेबल हैं, दोनों आपको सेंड कर दिए थे। अच्छा सर, दो ही है बस? तो अभी आया ही कुछ साल डेढ़ पहले है ये सब्जेक्ट, तीसरी अटेम्प्ट तो ये होगी। चले ठीक है। हाँ अच्छा, आप इस वजह से परेशान थी कि बहुत ज्यादा पेपर नहीं मिल रहे इसके, वो 2 ही हैं सिर्फ। चले ठीक है, सही है फिर। गुड 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 गुड। पढ़ने वाले लोग हैं, इन्हें पेपरों की कितनी फिक्र होती है, देखे मास्टर ही वेले बैठे हैं बस। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे।
वालेकुम सर। हाँ जवाद बोलो दोबारा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ जी जवाद। जवाद पहले सर लाहौर के जैसे मौसम की आपने, सुनाओ जवाद। हाँ जी सर। मैंने कहा पहले लाहौर के मौसम की सुनाओ, गर्मी है? सर मैं लाहौर से बिलोंग नहीं करती, कहाँ से हो? मैं कोयटा से हूँ सर। ओ ला, उधर तो और ज्यादा गर्मी होगी भाई। नहीं सर, कोयटा ठंडा होता है, अभी भी ठंडा अच्छा है। वो वाला एरिया। सुना है बाज में बड़ी गर्मी पड़ती है, बाज में ठंड। सर बलूचिस्तान बहुत बड़ा है, उस लिहाज से एक इलाके ऐसे हैं जो गर्म हाँ है। जियोग्राफिकल डिस्पर्शन ज्यादा है ना। हाँ ठीक है, हाँ जवाब पूछो। कोयटा बलूचिस्तान में है, कोयटा जो है बलूचिस्तान का कैपिटल है। हम्म। सर क्वेश्चन तो नहीं था, ऊपर आपने डिस्कशन की बिजनेस एथिक्स एंड बिजनेस लॉ की। बिजनेस एथिक्स की प्रैक्टिसेस टाइम के साथ साथ इतनी इवेलुएट हो चुकी हैं कि उनमें से कई चीजें जो है बिजनेस लॉ का पार्ट बन चुकी हैं। हाँ जी फॉर ठीक कह रहे हो। एग्जांपल, अगर देखा जाए तो ये जो है आपका चाइल्ड, आपने वो बताया चाइल्ड लेबर या लेबर चाइल्ड लेबर। लॉ के बारे में बताया आपने। हमारी जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की प्रैक्टिसेस हैं वो भी लेबर लॉ का हिस्सा बन चुकी हैं, वो भी बिजनेस एथिक्स से आई हुई सर चीजें। तो सर ये मेरा कॉन्सेप्ट ठीक है? बिल्कुल ठीक है। इनकी मॉडिफिकेशंस हो के देखे। ये बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, इसकी बेसिस कहाँ से आ रही है, ये समझने की जरूरत है ना। वहां पे आपको वो क्या कह रहे हैं, आपको एक बाउंड्री दे देते हैं, वो कहते हैं ये है, इसके अंदर रहोगे राइट है, इससे बाहर जाओगे रॉन्ग है। ठीक कह रहे हो जवाद आप। हाँ जी मुकद्दस कुछ पूछना चाह रही हो? क्या चीज दोबारा पूछोगी? मुझे ऐसे लगा कि आप पहाड़ पे चढ़ी हुई हो, वो आवाज कहीं से टकरा के पहले कहीं गई है फिर दूसरी साइड पे गिरती। हाँ अच्छा वो मैसेज करो, मेरे हाल से आपका वायरस में कोई नेट का इशू है, वो सही सिग्नल नहीं आ रहे तो इस वजह से हो रहा है। जी किसी और का कोई क्वेश्चन तो पूछ ले। मुकद्दस असल में आप वो कर रही हो, आपके मेरे ख्याल से वो नेट में कोई मसला है, उसकी वजह से नहीं हो पा रहा। नहीं तो वो मैसेज टाइप कर दो, मैं आंसर कर दूंगा। चलें जी, इंजॉय करें अपने अपने खर्चे पे। इंशाल्लाह फिर ट्यूसडे को मुलाकात होगी। ये नोट्स इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे, देख लीजिएगा इसको और जरा दबा के करें इफ्तारी, खुल के खेलें, बैटिंग शैटिंग करें, इंजॉय करें। ठीक है जी, अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह फिर बशर्ते जिंदगी और रिश्ते अब भी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।